हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रशांत वंस अगेन कनेक्टेड विद यू। और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, ऐप पर देख रहे हैं या किसी और सोर्सेज से देख रहे हैं, देन आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज भी हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो इस चैप्टर में थोड़ी सी बाकी रह गई थी। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्लास 10th बेस्ड चैप्टर नंबर 12। नाम है चैप्टर का इलेक्ट्रिसिटी। इसमें बहुत सी थोड़ी सी चीज़ें बाकी हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें बाकी नहीं हैं। और वो चीज़ें क्या थी या क्या हैं जो बाकी हैं, आइए ज़रा हम लोग देख लेते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो है जो किया डिस्कशन, उस डिस्कशन में हमारी कुछ बातें डिसएडवांटेजेस तक की हो गई थी कि अगर डिसएडवांटेज होते हैं सीरीज़ कनेक्शन के हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो कैसे क्या हो सकते हैं, हमें कैसा क्या कुछ करना चाहिए, ऐसी बातें हुई थी उसमें। ठीक, अब हम आगे की चीज़ें शुरू करते हैं और आगे हम लोग लगभग कुछ चीज़ें स्टार्ट करते हैं। तो अब हम देखते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों को देखने से पहले एक छोटी सी बात ये कि कल हमने जब या लास्ट सेक्शन में हम लोगों ने डिस्कस किया कि कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं सीरीज़ मीडियम के। तो घर में क्या यूज़ होता है, घर में कौन सा सिस्टम यूज़ करते हैं हम इक्विपमेंट लगाने के लिए या इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट चलाने के लिए, तो वो होता है पैरेलल। और याद रखिएगा, पैरेलल इसलिए होता है क्योंकि उसमें जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है या जो हमारा जो करंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, और अगर एक ब्रेक हो गया तो आगे की चीज़ें कॉन्टिन्यूसली वर्क करती रहती हैं। ठीक, लेकिन सीरीज़ में ऐसा नहीं होता। सीरीज़ में अगर दूसरे नंबर का हमारा इक्विपमेंट ब्रेक हो गया तो दो से, मान लिया हमने 10 इक्विपमेंट लगा रखे हैं, तो दूसरे नंबर का इक्विपमेंट डैमेज हुआ है तो बाकी एक तक करंट फ्लो होगा, दो तक करंट फ्लो होगा, लेकिन दो से आगे नहीं बढ़ेगा। और क्यों? क्योंकि दो वाला ही हमारा जो है डैमेज हो चुका है। ठीक, तो बाकी के जो 8 इक्विपमेंट हैं वो हमारे काम नहीं करेंगे। लेकिन पैरेलल में क्या होता है कि अगर 10 इक्विपमेंट हमने लगा रखे हैं, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, और उन सबको एक सर्किट से जोड़ दिया है, तो अगर दूसरे नंबर का ख़राब हो गया ना तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा पहला भी जलेगा या पहला भी वर्क करेगा और बाकी सब वर्क करेंगे दूसरे इक्विपमेंट को छोड़ करके। ठीक है, क्योंकि दूसरा डैमेज हुआ है। तो यही फ़र्क है कि सीरीज़ हम लोग घर में नहीं लगाते हैं, पैरेलल लगाते हैं। ठीक है, पैरेलल इसलिए लगाते हैं क्योंकि पैरेलल में अगर एक इक्विपमेंट हमारा ख़राब हो जाता है तो कॉन्टिन्यूसली बाकी इक्विपमेंट काम करते रहते हैं। लेकिन अगर हम सीरीज़ में इसको लगा देंगे या हम घर पे सीरीज़ सिस्टम अलाउ करेंगे इलेक्ट्रिक करंट या घर की वायरिंग करते वक्त, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग बाकी का करंट फ्लो नहीं कर पाएंगे अगर हम पैरेलल यूज़ करेंगे तो। ठीक है, अब इसमें छोटी सी बात इसमें हम आगे की ऐड करते हैं कि जो हीटिंग इफ़ेक्ट है वो कैसे होता है, ये इलेक्ट्रिक करंट में हीटिंग इफ़ेक्ट कैसे आता है। तो बेसिकली हम आपको बताना चाहेंगे कि मुझे उम्मीद है कि आप सब ने हीटर देखा होगा, इंडक्शन चीज़ें देखी होंगी, इंडक्शन वाली है ना, वो सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं, या हीटर ही देखा होगा, प्रेस देखा होगा, आयरन देखा होगा, ये सब काम कैसे करते हैं भाई। आखिर गर्म हो जाता है तो उनको हम प्रेस अगर कपड़ों को कर रहे हैं तो वो कैसे काम करेगा, आयरन से अगर हम लोग प्रेस कर रहे हैं तो कैसे काम करता है, या हीटर पर खाना बना रहे तो हीटर के पास से इतनी एनर्जी आती है तो वो तो इलेक्ट्रिसिटी थी, वो कैसे कन्वर्ट हुई, ये सारी बात करते हैं। तो याद रखिएगा, अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो वो एक तरीके का सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और वो हमें किसी बैटरी और सेल से भी तो मिल सकता है। ठीक, मान लिया हमारे पास कोई इलेक्ट्रिकल सोर्स नहीं है तो हमने बैटरी, हम मार्केट से गए, एक बैटरी या सेल हमने ख़रीद लिया और हमने उसी को एज अ इलेक्ट्रिक सोर्स काम पर लगा दिया। अब होता क्या है उसमें, होता कुछ खास नहीं है, उसमें सिर्फ केमिकल रिएक्शन इन दैट हैपन्स इन दैट, है ना, मतलब केमिकल रिएक्शन होती है बस। और वो करती क्या है, दैट विल प्रोड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस एट दैट्स टू टर्मिनल। एक जो प्लस और माइनस होते हैं ना, उन दोनों टर्मिनल पर वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्रिएट करती है। ठीक, और इसी वजह से जो है सारी चीज़ें होती हैं।
ठीक है। और इससे होता क्या है, मतलब सारी चीज़ें क्या होती है, तो सारी चीज़ें जो होती हैं उसमें से पहली चीज़ जो है वो ये है, क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन विल कम इन द मोशन टू फ्लो द करंट थ्रू रजिस्टर, है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करना चालू होगा रजिस्टर के थ्रू। अब क्या होगा, अब नीचे देखिए, तो नीचे जब हम बढ़ते हैं तो थोड़ा सा हम देखते हैं कि यहाँ होगा क्या। अब यहाँ पर हमें देखने को ये मिल रहा है कि इट टू मेंटेन द करंट द सोर्स हैज़ टू कीप एक्सपेंडिंग इट्स एनर्जी। जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन्स मोशन में आ गए हैं, तो उनके इस मोशन को कंट्रोल करने के लिए हमें कोई ना कोई सोर्स चाहिए भाई, जो एनर्जी को एक्सपेंड कर सके, खर्च कर सके, प्रवाहित कर सके, है ना। उस चीज़ के लिए अब फिर इसके बाद इसके बाद क्या आता है कि पार्ट ऑफ दिस एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन यूजफुल वर्क। जाहिर सी बात है भाई, इसी हमने कहा ना कि हमने जो है सेल ले लिया, और सेल लेने के बाद सेल से क्या हुआ कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन चालू हुआ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन चालू हुआ। अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम करने के लिए या मेंटेन करने के लिए हमें कुछ सोर्सेस चाहिए, और वो सोर्स, मान लिया आपके घर में कोई बैटरी वाला पंखा है, अब बैटरी वाला पंखा लगा रहे हैं, तो बैटरी के जो दो टर्मिनल्स हैं, प्लस माइनस या पॉजिटिव नेगेटिव एनोड और कैथोड जो भी हैं, वो उनसे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो चालू हुआ, और इलेक्ट्रॉन जब मोशन में आए तो आपने बैटरी के पंखे में उस फ्लो को यूज़ कर लिया, और फिर पंखा चल गया। अच्छा, पंखा चल गया, हमने एनर्जी यूज़ कर ली, लेकिन उसकी जो बाकी बची हुई एनर्जी है, थोड़ी एनर्जी तो पंखा चलाने में यूज़ हो गई, लेकिन जो थोड़ी बहुत बचती है वो क्या होती है, रेस्ट ऑफ एनर्जी ऑफ सोर्स इज कन्वर्टेड इनटू हीट। बाकी जो बची हुई एनर्जी है ना, वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है, एंड दैट रेजेस द टेम्परेचर ऑफ गैजेट्स। और यही क्या करता है कि जो हमारे उपकरण हैं उनके टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देता है। और यही रीज़न भी है कि पंखा बहुत ज़्यादा टाइम तक चलने पर पंखा भी हीट हो जाता है, या पंखे का कॉइल कभी कभी जल जाता है तो ज़्यादा देर चलने से, तो वो भी ऐसे ही होता है। ठीक, अब यहाँ से क्या होता है, यही जो हमारा रेस्ट ऑफ एनर्जी सोर्स है उसका हीट में कन्वर्ट होना ही हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। क्या कहलाता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, और इसमें क्या कहा जाता है कि दिस इफेक्ट इज यूटिलाइज्ड इन डिवाइसेस सच एज इलेक्ट्रिक हीटर, आयरन एंड एट्सेट्रा। समझ में आ रही बात। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं, यू आर फ्री टू आस्क। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ दैट। अब मैथमेटिकली हम इस चीज़ को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए, हम लोगों ने अभी जो चीज़ें डिस्कस करी ना, आप यहाँ देख रहे हैं, जो चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी हैं वो ये हैं, वो थ्योरेटिकली हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर देखने को मिल गया। अब हम लोग क्या बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे इसी चीज़ को जो हम लोगों ने थ्योरेटिकली देखा, उसको अगर हम लोग मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। आइए ज़रा शुरुआत और कोशिश दोनों करते हैं, हम और आप मिल करके। सबसे पहले मानते हैं कि करंट आई है, जाहिर सी बात है हमेशा करंट को हम आई ही लिखते हैं, और वो फ्लो कर रहा है किसी रजिस्टर के थ्रू। ठीक, लेकिन उस रजिस्टर में रेजिस्टेंस क्या है, तो रेजिस्टेंस यहाँ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, क्या है, आर। ठीक है, ये ऊपर लिखा हुआ ना रेजिस्टेंस, ये आर, ठीक, कैपिटल आर, फॉर द टाइम टी, एक टाइम टी तक। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, और अगर वर्क डन क्या हो, डब्ल्यू हो, ठीक है, वर्क डन क्या हो, डब्ल्यू हो, तो हमारा वी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, वर्क डन पर नेट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एनी सर्किट। ठीक, ये पोटेंशियल डिफरेंस की ही डेफिनेशन है, टोटल वर्क डन पर नेट चार्ज या पर यूनिट चार्ज, टोटल वर्क डन एट पर यूनिट चार्ज। पर यूनिट चार्ज का मतलब कुल एकांक आवेश की रिस्पेक्ट में किया गया कुल कार्य। ठीक है, क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। अच्छा, अब यहाँ से हम कार्य की तो परिभाषा निकाल सकते हैं, यानी कि ये जो Q है ना, इस Q को हम RHS से LHS में भेजते हैं, तो क्या होगा, इधर ये डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा।
क्या होगा, आई ज़रा देखते हैं, ये होगा ना W इक्वल्स टू वी क्यू, होगा कि नहीं होगा भाई। देखिए क्यू यहाँ डिवाइड में था, इधर से इधर आया तो मल्टीप्लाई में हो गया, और मल्टीप्लाई के लिए हम सिंबल यूज़ करते नहीं हैं, तो वी क्यू हो गया, वी क्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू, और इसी बात को यहाँ पर लिख दिया गया है डब्ल्यू इक्वल्स टू वी क्यू। अच्छा, अगर हम या हमको ये बोला जाए कि पावर क्या होगी, तो जाहिर सी बात है पावर होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन। पावर क्या होती है, किसी भी चीज़ की पावर होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, यहाँ लिखा हुआ है आप देख लीजिए ध्यान से, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन। ठीक है, मैंने इसको हटा दिया है, आई एम सॉरी, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन। अब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन जो है, इसी को ही हम पावर कहते हैं। किसी भी चीज़ की पावर क्या है कि उसके कार्य करने की क्षमता, ठीक, तो कार्य करने की क्षमता ही उसकी शक्ति कहलाती है। अब वही कार्य करने की क्षमता क्या है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन। अब W का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल लिए थे, W ओवर T यहाँ था, तो VQ ओवर T आ गया, VQ बटा T बराबर P आ गया। अब एक बात ध्यान से रखिए कि जो Q ओवर T है, ठीक है, Q ओवर T यही तो करंट है, क्या है, करंट है, और करंट को हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं किससे, I से, तो P इक्वल्स टू V इंटू आई हो गया, कोई दिक्कत, P इक्वल्स टू V इंटू आई, यानी कि हमने ये चीज़ समझी कि पावर V इंटू आई होता है, या पावर ऑफ एनी इक्विपमेंट विल डिपेंड ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट ऑफ दैट पर्टिकुलर इक्विपमेंट। ठीक है, अब इसी में अगर हम हीट एनर्जी की बात करें, तो हीट एनर्जी होता है कि पावर और टाइम का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, पावर और टाइम का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, हीट एनर्जी। अच्छा, अब यहाँ ध्यान से हम देखते हैं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपको सामने दिख रही हैं। पहला आया था P इक्वल्स टू वी आई, और दूसरा आया है H इक्वल्स टू पी टी। कॉमन क्या मिला, कॉमन मिला हमें एक छोटी सी चीज़, और वो क्या है, वो ये है, ये देखिए जहाँ डॉट लगे वही है कॉमन। अब डॉट लगा P पर, तो P की वैल्यू हमने देखी, तो P की वैल्यू अगर हमने इक्वेशन 1 से उठा करके इक्वेशन 2 में रख दी, तो हमारा ये वाला इक्वेशन तैयार हो जाएगा, H इक्वल्स टू वी आई टी, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट इनटू टाइम। ठीक, और ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है I के प्रोपोर्शन में, यानी कि V इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ से ये फाइंड आउट होता है, और V इक्वल्स टू आई आर से हम लोग V की वैल्यू अगर रखें तो यहाँ में कुछ इस तरीके से रिजल्ट मिलते हैं जो यहाँ आपको दिख रहे हैं। ठीक है, H इक्वल्स टू आई आर इंटू आई टी आया। अब I 2 बार है तो I स्क्वायर हो गया, तब क्या हुआ, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, और यही क्या है, जूल्स लॉ है, यही क्या है, जूल्स लॉ। हीटिंग इफेक्ट ऑफ एनी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना, यह सबसे पहले किया गया जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग, जिसमें क्या आया, जिसमें आया ये कि हीट किसी भी कंपोनेंट या इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट की, उसमें फ्लोड इलेक्ट्रॉन के स्क्वायर, और फ्लोड इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ करंट से है, ठीक है, और उसके रेजिस्टेंस और टाइम तीनों के मल्टीपल के इक्वल होती है, या तीनों के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। ठीक, अच्छा, अब यहाँ एक छोटी सी बात है कि द लॉ स्टेटेड दैट द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रजिस्टर इज, जूल्स लॉ कहता है, क्या कहता है, तो पहला पॉइंट दिया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। देखो भाई साहब, H अगर हम R को एक कांस्टेंट मान लें, T को एक कांस्टेंट मान लें, तो H विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, होगा कि नहीं, H इज, या हीट ऑफ एनी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट I, इजंट इट। पहली लाइन वही लिखी है, आप देख लीजिए, है ना।
और दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन करंट। अगर कहीं एक फिक्स्ड करंट के लिए एक पर्टिकुलर टाइम तक या पर्टिकुलर टाइम के लिए हम लोग एक गिवन करंट पर चीज़ों को रेजिस्टेंस देते हैं, तो वो रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल में होगा, तो वो होगा हमारे हीट के प्रोपोर्शनल में, उस इक्विपमेंट के। तीसरा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर विच करंट फ्लो थ्रो रेजिस्टर, रेजिस्टर के थ्रू जब करंट फ्लो करेगा तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा। ठीक है, कैसे होगा ये आप समझ रहे हैं। अब कहा जाता है अगला कि एप्लीकेशंस क्या है इसके, तो एप्लीकेशंस ऑफ heating effect of electric current will be the first is used in electric iron, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन हो गया ना, और टोस्टर हो गया, ओवन हो गया, इंडक्शन हो गया, और एक हीटर हो गया, है ना। इस तरीके के जो उपकरण हैं उनमें यूज़ किया जाता है हीटिंग इफेक्ट। और तो इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन बल्ब टू प्रोड्यूस लाइट, बट फिलामेंट ऑफ बल्ब इज मेड ऑफ strong metal with high melting point such as tungsten. Melting point is at 3380 degrees Celsius, and this filament can retain as much as of heat generated as possible to become very hot and emit light. Understand? And the third one is it is also used in the fuse connected in electric circuit. ठीक है, क्यों यूज़ होता है ये आपको पता है कि बहुत ज़्यादा अगर हीट इफेक्ट हुआ तो फ्यूज़ का जो वायर होता है वो पतला सा होता है, वो गल जाता है, और जैसे ही गल जाता है तो हम लोग क्या बोल देते हैं कि भाई देखो फ्यूज़ जो है डैमेज हो गया था, है ना, तो इसकी वजह से सप्लाई कनेक्शन ब्रेक हो गया है। और कभी कभी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, जब खासकर तो तब होता है जब इलेक्ट्रिक फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो, या अचानक से हमारे ट्रांसफार्मर से हमारे घर तक आने वाली लाइट में वोल्टेज बहुत ज़्यादा आ जाए। ठीक है, हालांकि आजकल तो ऐसे केसेस बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन हाँ आ तो रहे हैं अभी भी, है ना। अब नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं यहाँ पर कि जो फ्यूज़ हैं, ये जो फ्यूज़ लगे होते हैं यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस आर रेटेड एज 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 5, लेकिन 5 के बाद, अच्छा एक बात और, 5 तक देखेंगे तो 4 एम्पियर नहीं आएगा, और फिर 6 7 8 9 एम्पियर नहीं आएगा। ठीक है, 5 के बाद डायरेक्टली ये 10 फिर 12 पर आते हैं, फिर 15 एम्पियर के भी कुछ चीज़ें जो है वो आते हैं, क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स या फ्यूज़। ठीक है, अच्छा अब यहाँ इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, ठीक है, सो लेट कंसिडर एन अप्लायंस एज इलेक्ट्रिक आयरन विच कंज्यूम 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर एट 220 वोल्ट। ठीक है, और क्या होगा, तो पावर इसका अगर हम कैलकुलेट करें तो पावर कैलकुलेट करने के लिए हमको पता होना चाहिए, पावर तो दिया है ना 1 किलोवाट। ठीक, अब पावर दिया है और हमको पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया है, P दिया है और V दिया है, और P और V अगर हमें दिया है तो हम पावर का एक छोटा सा डेफिनेशन जानते हैं, P इक्वल्स टू VI, उससे आती है, ये फार्मूला निकल कर आता है उस डेफिनेशन से, या वो डेफिनेशन इस फार्मूले से निकलती है। अब हम उस इलेक्ट्रिक आयरन में कितना करंट फ्लो हो सकता है इस बात की कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, हमने I को रोक लिया और V को RHS से LHS में जब ट्रांसफ़र किया तो V इधर साइड में मल्टीप्लाई में था, तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, वही हुआ भी, I इक्वल्स टू P ओवर V हो गया। समझ में आई बात?
अब इसका जो मतलब हमारा वैल्यूज़ है, जो 1 किलोवाट है, 1 किलोवाट में कितने वाट, तो 1000 वाट सामने आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, उसको रखा और डिवाइड किया, सॉल्व किया, तो हमारा आया 4.54, और ये आया एम्पियर में। क्यों? क्योंकि वाट ओवर वोल्ट, वाट ओवर वोल्ट इज ऑलवेज नोन एज एम्पियर। समझ में आ रही बात? और कितना एम्पियर, जब इसको हमने पूरा सॉल्व किया डिजिट्स को, तो हमारा बचा क्या, 4.54। ठीक है, और ये हमारा यूज़ हुआ। अब 4.54 क्या है, तो इट समटाइम्स रिक्वायर्स द 5 एम्पियर फ्यूज़। ठीक है, क्यों? क्योंकि 3.25 का तो आता ही नहीं है, 4 का भी नहीं आता है ना, या तो 3 का आता है या 5 का आता है, तो हम 5 का यूज़ करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। ठीक है, अगर हम 3 का यूज़ करेंगे तो इट माइट भी पॉसिबल कि प्रेस लोड ना ले पाए, ठीक है, या आयरन लोड ना ले पाए। अब जब हम इलेक्ट्रिक पावर की बात कर ही रहे हैं, तो जो अभी हमने यूज़ किया ना, उसकी डेफिनेशन क्या थी, ऐसा कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो उस पावर का जो इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ देख लेते हैं कि ये क्या दिया क्या है ना। तो इसमें हमें दिया है इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, it is defined as the rate of change of electrical energy dissipated or consumed in an electrical energy dissipated or consumed in एन इलेक्ट्रिक सर्किट। बहुत इजी है, इतना ज़्यादा हौच पौच नहीं करनी है आपको, सिर्फ इतना लिखना है, P इक्वल्स टू वी आई होता है। V का मतलब होता है ओम्स लॉ से आई आर, हमने आई V को रिप्लेस कर दिया आई आर से, तो हमारा P हो गया I²R। और उसके बाद अगर हम यहीं से I की वैल्यू रिप्लेस कर दें, तो यहाँ V इक्वल्स टू आई आर से होता है I इक्वल्स टू V ओवर R। ठीक है, और ये वैल्यू उठा करके हमने यहाँ पुट कर दी। ठीक है, जब यहाँ वाली में पुट करा, यहाँ वाली में पुट करा वैल्यू, तो क्या हो गया, I² था, तो ये I² क्या बन गया भाई, ये I है तो I² होगा, तो यहाँ भी स्क्वायर लगेगा और यहाँ भी स्क्वायर लगेगा, जाहिर सी बात लगेगा ही। तो V² ओवर R², तो यहाँ V² ओवर R² इंटू R, ये पहले से था, R से R कैंसिल हो गया, जब R से R कैंसिल हुआ तो क्या बचा, V² अपॉन, यहाँ 2 R थे, 1 R बचा क्योंकि एक तो कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू P। यानी कि पावर के बारे में हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पावर। समझ में आ रही बात? इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर। ठीक है, अब इसके जो है अगर हम लोग यूनिट की बात करें तो यूनिट होता है वाट। ठीक है, वाट होता है वाट, वाट नहीं होता, वाट होता है वाट। ठीक, अब अगर हम 1 वाट की डेफिनेशन जाने, 1 वाट की डेफिनेशन क्या होगी फिर, तो P इक्वल्स टू वी आई से हम सारी चीज़ें 1 रख देते हैं, जो भी आएगा वो हमारा डेफिनेशन होगा। किसका होगा, तो वो होगा 1 वाट का डेफिनेशन। कैसे होगा आइए ज़रा देखते हैं। सो द पावर कंज्यूम्ड बाई, यहाँ लिखा हुआ है, द पावर कंज्यूम्ड बाई अ डिवाइस व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट पासिस थ्रू इट एट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। ठीक है, पावर 1 वाट तभी होगी जब पोटेंशियल डिफरेंस और फ्लो ऑफ करंट या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसे हम करंट कहते हैं, वो 1 एम्पियर होगा किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में। ठीक है, अब यहाँ छोटी सी बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, देखो सिंपल सा है कि पावर होता क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है पावर, यानी P इक्वल्स टू ई ओवर टी। अब यहाँ से E हमको निकालना है, E को रोक लिया और T यहाँ डिवाइड में है, इधर से इधर ट्रांसफ़र कर दिया। RHS से LHS में T जाएगा तो RHS में डिवाइड में है, LHS में आएगा तो मल्टीप्लाई में रहेगा।
तो यहाँ से हो जाएगा E इक्वल्स टू P इंटू टी। समझ में आ रही बात? P इंटू टी। अब इसका जो क्या बोलते हैं यूनिट है वो क्या होगा? तो जाहिर सी बात, देखो पावर का यूनिट होता है वाट, पावर का यूनिट क्या होता है? वाट। टाइम का यूनिट होता है सेकंड, ठीक है? तो वाट सेकंड कह लो, या वाट सेकंड को ही हम कहते हैं जूल। क्या कहते हैं? जूल। समझ में आ रही बात? तो ऐसा यूनिट क्या हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी का? तो वो हो गया वाट सेकंड और जूल। और कमर्शियल यूनिट, तो कमर्शियल यूनिट जो आजकल आपके घर में यूज़ की जाती है वो होती है 1 किलो वाट। क्या होती है? 1 किलो वाट, या सॉरी किलो वाट होती है, जिसको हम 1 यूनिट बोलते हैं, ठीक है? 1 यूनिट किलो वाट। अगर आपके घर में एक जो इलेक्ट्रिक मीटर लगा हो वो दिखा रहा हो, मान लिया 700 यूनिट यूज़ कर ली आपने, 800 यूनिट यूज़ कर ली, है ना, 550 यूनिट यूज़ कर ली, तो उसका मतलब क्या है कि वो यूनिट का मतलब है किलो वाट आर है। और किलो वाट आर में हम किसको यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ही जो किलो वाट आर है, या जो 1 यूनिट है, वही कमर्शियल यूनिट कहलाती है, ठीक है? अब आगे की बात करते हैं। अब ये किलो वाट आर कैसे आता है? तो 1 किलो वाट 1 घंटे तक अगर फ्लो किया जाएगा, ठीक, तो वो 1 किलो वाट कहलाएगा। और 1 किलो वाट आर में लगभग 36 लाख जूल होते हैं। कितने जूल? 36 लाख, 36 लैक्स। अब 36 लैक्स तो हमने बता दिया आपको, ठीक है, 36 लैक्स जूल, ठीक। लेकिन उसको स्टैंडर्ड लैंग्वेज या साइंटिफिक लैंग्वेज या पॉइंट नोटेशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। अंडरस्टैंड? अच्छा, अब यहाँ एक छोटी सी बात और आती है, हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट, ठीक है? 746 वाट। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें जो है बेशक पसंद आई ज़रूर होंगी। और अगर कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको नहीं पसंद आई है, देन यू कैन कमेंट अस एंड वी विल ट्राई टू गिव द सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम। अंडरस्टैंड? चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में या नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, अपना ख्याल रखिएगा।